ये क्या देखी, पागलों की तरह आंसू बहा रही है। अब इस बदनसीब की किस्मत में पागलपन भी नहीं है रवि। क्या जिंदगी है मेरी। मेरे सामने मेरे पति की लाश खून में लथपथ पड़ी थी और मुझे इतनी आजादी नहीं थी कि मैं उनकी लाश पर आंसू बहा सकूं। धीरज रखो दीदी, जीजा जी का सिर्फ शरीर हमें छोड़कर चला गया है, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सच्चाई के असूल हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना खून बहाया, वही खून सारी जिंदगी तुम्हारे माथे पर सच्चाई की बिंदिया बनकर चमकेगा। उनके आदर्श तुम्हारी सांसों में जिंदा रहेंगे, उनके असूल तुम्हारी आत्मा को शक्ति देंगे, उनके कदमों के निशान तुम्हारे कदमों के साथ चलेंगे, उनके जज्बात इंसाफ की आवाज बनकर तुम्हारे दिल में गूंजते रहेंगे, और यह गूंज तुम्हें सच्चाई की मंजिल तक पहुंचाएगी, और यही गूंज पाप की जड़ें काटने में तुम्हारी मदद करेगी। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अरे तू अपने पति को नहला रही है या गधे को नहला रही है? ठीक से रगड़ना। जी रगड़ तो रही हूँ। क्यों जी? हाँ। बाकारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा क्या ख्याल है? हाँ? अरे वो लफंगा अपने प्रोग्राम का दीवाना है और तू उसकी बांसुरी की दीवानी अरे है। छोड़ो पे पानी है। संगीत की दुनिया में बाकारा तानसेन की तरह महान है। अरे वो महान नहीं है, भूतनी का शैतान है। हाँ, अगर मैं महारानी होती तो उसे इनाम में सोने की मोहरें देती, मुरली विभूषण का खिताब देती। अगर मैं महाराजा होता तो उसके गले में फांसी का फंदा डाल के उसे लटका देता टिल डेथ। मैं देख रहा हूँ जब से तू मुझे साबुन लगा रही है उसकी तारीफें किए जा रही है। अरे वो शनि की तरह मेरे घर में घुस आया है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अच्छी बैठो जी। ठीक से लगा साबुन। मुरली की तान, मधुर तान। चमेलिया, तुम कब आई? जब से तुमने बजाना शुरू किया। बाकारा, हाँ? ये कौन सा रागा है? अनुरागा। इस अनुरागा का ताला कौन सा है? गोदरेज। मजबूत है। बहुत। बाकारा, हाँ? एक बार फिर से बजाना बांसुरी। अभी लो चमेलिया। देखो, ये भाई साहब पागल भैंसे की तरह चिल्ला रहे हैं। कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। तुम चली जाओ, अंदर चली जाओ चमेलिया। अलविदा, गुड बाय, शब बखैर। भाड़ में जाए तेरा ये संगीत का पागलपन। अरे मुझे नहलाते नहलाते छोड़कर तू यहाँ चली आई। आप नहीं जानते जी, बादाम वाली खीर में क्या मिठास होगी जो इनकी बांसुरी में है। जब ये बजाते हैं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद बांसुरी बनकर उड़कर इनके होठों से चिपक जाऊं। क्या उड़ान है? बात बन जाना, कम से कम खटिया बनाने के काम तो आएगी। अरे ऐसी कौन सी खास बात है इसकी बांसुरी में? मैं इससे अच्छी बांसुरी बजा सकता हूँ। हाँ भाई साहब, आप भी बजाना जानते हैं बांसुरी? इधर लाओ बांसुरी और फिर देखो मेरी बांसुरी का कमाल। अच्छा। भाई साहब, ये लाठी नहीं है, बांसुरी है। ये बांसुरी है। मुझे मालूम है ये बांसुरी है। अजीब बस भी करो, पुलिस की सीटी तो ठीक से बजा नहीं सकते, बांसुरी के हाथ बजाओगे। अगर दोबारा हंसने की कोशिश की ना तो ये लंबा बांसुरा तेरे हलक में घुसेड़ दूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। रवि, क्या बड़ों की दुश्मनी हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट बन जाएगी? नहीं रेनू, जब भी मैं अपनी बहन की उजड़ी मांग देखता हूँ तो तुम्हारे बाप और अंकल के खिलाफ मेरा दिल नफरत की आग से जलकर भड़क उठता है। जी चाहता है इसी वक्त जाकर, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे दिल में ऐसी कोई भावना नहीं। बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। इस तरह तुम अगर हर लोफर के साथ में। अरे असली लोफर तो तू है। अबे बेगैरत, इसने लोगों के बीच तुझे जूता मारा है, फिर भी तू उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो शहर कोई और था, वहाँ मैं तुम्हारे साथ पढ़ने वाला एक मामूली स्टूडेंट था, मगर उस शहर में
मैं चौरंगी लाल दो मुखिया का भाई हूँ। तो इस शहर में अगर 4 मुखिया का भी भाई होता तो क्या कर लेता? अगर मैंने 24 घंटे के अंदर अंदर इस लड़की से शादी नहीं की तो मेरा नाम विक्रम नहीं। क्या कहा? तुम्हारा भाई मेरी भतीजे से प्यार करता है? हाँ, उतना प्यार करता है जितना एक नेता अपनी कुर्सी से प्यार करता है। आओ रेनू आओ। क्या बात है अंकल? कुछ नहीं। रेनू, ये श्री चौरंगी लाल दो मुखिया हैं और ये इनके छोटे भाई विक्रम लाल। तुम इन्हें जानती हो? इनको तो नहीं जानती, लेकिन इनको तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हाँ। रवि नाम के स्टूडेंट ने कॉलेज में इनकी बहुत पिटाई की थी, तब इनको देखा था। और अभी कुछ रोज पहले ये बीच पर मार खाने वाले ही थे, उस वक्त भी इनको देखा था। बस इतनी सी बात, भूल जाओ इसको। करीबी लोगों में से हैं। ये लड़का तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम अगर हाँ कह दो तो ये शादी करने को तैयार है। सॉरी अंकल, वैसे छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन मैं कह दूं तो बेहतर है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। सॉरी चौरंगी लाल जी, बाय। वाह, कौन कहता है कि हिंदुस्तान बहुत पीछे है? इस मामले में तो बहुत आगे। अच्छा है, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? जबरदस्ती शादी करवा दीजिए, और क्या है। कैसी बातें करते हैं दो मुखिया जी? वो मेरे सगे भाई की बेटी है जो इस वक्त जेल में है। ऐसे हालात में उसकी शादी कैसे करवा सकता हूँ? सॉरी। अरे कोई मर्डर करने को थोड़ी कह रहा हूँ, शादी करवाने को कह रहा हूँ। और अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझ पे छोड़ दो। अखबार में एक सिंगल स्टेटमेंट देके दोनों की जबरदस्ती शादी करवा सकता हूँ। बुरे से बुरा आदमी भी जब अपनी बेटी की शादी करता है तो एक नेक लड़के से करना चाहता है चौरंगी लाल। तो क्या मैं नालायक हूँ? यही मेरी भतीजी ने बताया। अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैलाशनाथ, शिकारी कुत्ते की दुम से खेलना आसान है, मगर उसके जबड़े में हाथ डालना बहुत खतरनाक है। और तुम जानते हो कि मैं क्या हूं? आज जानता हूं। तुम कल के एक्स-एमएलसी हो और मैं आज का करोड़पति हूं। ओके ओके, शंकर, यस सर। गाड़ी तैयार है? यस सर। शंभू, जी हाँ। ड्राइवर तैयार है? जी हाँ। इस घर को थूक थूक के भर दो और चलो। डैम इट! भैया, अगर रेनू से मेरी शादी नहीं हुई तो आपका लेवल गिर जाएगा। किसी खतरनाक गुंडे को ललकारना या किसी पॉलिटिशियन को भड़काना, दोनों का एक ही अंजाम होता है, तबाही, बर्बादी। अब देखना मैं कैलाशनाथ के घर में कैसी आग लगाता हूं। हेलो, नमस्ते इंस्पेक्टर साहिबा। आप कौन बोल रहे हैं? कानून की इज्जत करने वाला। आपके पति चंद्रशेखर लॉरी के नीचे आकर नहीं मरे थे, बल्कि उनका कत्ल किया गया था। आपको कैसे मालूम? फैक्ट्री का एक मामूली मजदूर सन्यासी राजा अचानक एक शराब की दुकान का मालिक कैसे बन गया? छानबीन कीजिए, खुद ब खुद पता चल जाएगा। साहब, ये खून करने का प्लान बनाने वाले भी आप ही थे और अब सर्कल इंस्पेक्टर को राज बताने वाले भी आप हैं। ये चक्कर क्या है? यह चक्कर नहीं, चक्रव्यूह है। जब तक कैलाशनाथ का पूरा खानदान मुसीबतों के चक्कर में फंसा रहेगा, तब तक वो मेरे जूतों तले दबे हुए बिच्छू की तरह बेबस रहेगा। वरना मौका मिलते ही सबसे पहले मुझको डस लेगा, इतना हरामी है वो। अच्छा, इसी डबल चालबाजी को राजनीति कहते हैं। राजनीति का मतलब जानते हो? ये शैतान की डिक्शनरी का शब्द है। इस राजनीति के 4 टुकड़े होते हैं, रा, ज, नी, ती। रा से राक्षस की तरह, ज से जनता को, न से नुकसान पहुंचाने वाला, और त से तिगड़मबाजी करने वाला। और इन चारों बातों में मैं शैतान का उस्ताद माना जाता हूं। बाप रे बाप, इससे तो अच्छा है इंसान किसी वेश्या के दरवाजे पर जाकर भीख मांग ले, मगर कभी भूल कर भी ऐसे पॉलिटिशियन का पीए न बने। एक बात याद रखना, ये राज तुम्हारे और हमारे बीच में है। अगर कहीं फाश हो गया तो तुम्हारा पूरा खानदान यमराज की गोद में बैठा हुआ नजर आएगा, याद रखना। ये लो बलराम, सन्यासी राजा का स्पेशल माल। चढ़ाओ कटाकट। सन्यासी लॉटरी लगी है तुझे, अच्छा हुआ। और तूने शराब की दुकान खोली ना, ये और भी अच्छा हुआ। मगर सन्यासी, दुकान का नाम तुमने सन्यासी राजा वाइन शॉप रखा है ना, ये बहुत बंडल है। अरे सन्यासी राजा,
अरे कन्हैया, आओ, तुम भी मारोगे ब्रांडी? मैं सिर्फ डंडा मारता हूँ। सर्किल इंस्पेक्टर ने बुलाया, चलो पुलिस स्टेशन। अच्छा अच्छा, मेरी बहन जी ने बुलाया है तो बराबर है। मैंने शराब की नई दुकान खोली है तो मुझे मुबारकबाद देने के लिए बुलाती होगी। चलो। बल्लाम भैया जा रहे हैं। कन्हैया, मेरी बहू को मत बताना कि मैं यहाँ बैठा हूँ। ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने कहा है कि आप यहाँ नहीं बैठे हैं। चलो चलो, जरा ध्यान रखना दुकान का बलराम। कन्हैया, हाँ, कहाँ है हमारी बहन? अंदर आपका इंतजार कर रही हैं। मैडम। सॉरी बहन जी, अपनी शराब की दुकान के उद्घाटन के समय आपको बुलाना ही भूल गया। हैरत हो रही है ना बहन कि ये सन्यासी राजा अचानक साहूकार कैसे बन गया? कुछ नहीं, तकदीर आजमाने के लिए लॉटरी खरीदी थी, लग गई, 1 लाख का इनाम मिला, बस। बड़ी खुशी हुई। तुमसे कुछ बातें करनी है, चलो। ये पुलिस वाले मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? आए? नहीं, वो तो नहीं हो सकता। आओ, बैठ जाओ। आप तो मुझे इतनी इज्जत दे रही हैं कि मैं खुशी के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। ये मुझे मान क्यों रही है बहन जी? तुम लोग बाहर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है बहन जी? उनकी मौत कैसे हुई? लॉरी के नीचे आकर। बहन जी, कोई भाई अपनी बहन की सुहाग को लुटाकर इतना खुश नहीं होता है। सिर्फ तुम जैसे खुदगर्ज और बिकाऊ खुश होते हैं। कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। उनकी मौत की तुम अकेले गवाह हो। बोलो, उनकी मौत कैसे हुई? लॉरी के नीचे आकर। सच सच बता, अचानक तेरे पास इतने रुपए कहाँ से आ गए? लॉटरी लगने से। बोलो, उनका कत्ल किया गया था ना? जिस डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दिया कि उनकी मौत लॉरी के नीचे आकर हुई है, उसे छोड़कर मुझे क्यों मार रही है? डॉक्टर। मेरी मां का सिंदूर तूने क्यों मिटा दिया? मैं किसके सहारे इनकी मौत कैसे हुई? नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। और ये चिट्ठी छोड़ गए। मेरी एक गलती के कारण एक मासूम की जान चली गई। मुझे अपने आप से नफरत हो गई। मेरा ज़मीर मुझे बार बार डसने लगा। इसलिए मैं धर्म और इंसाफ से डरकर आत्महत्या कर रहा हूँ। आइए आइए, मुझे पहले से मालूम था कि आप जरूर आएंगी। ये रिवाज है कि जब पहली बार कोई स्त्री घर में आती है तो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि आने वाले का स्वागत करो, उसे तिलक लगाओ। लेकिन अफसोस कि आप इस वक्त मर्द के लिबास में आई हैं। और दूसरी बात तो भूल ही गया था कि मुकद्दर ने आपके माथे से सिंदूर और तिलक का हक तो कब का छीन लिया है। मेरी तकदीर से सिंदूर का हक तुमने मिटाया और मैं तुम्हें जेल भिजवा कर रहूंगी। किस जुर्म में? मेरे पति को कत्ल करने के जुर्म में। अच्छा, कोई गवाह है? डॉक्टर नरेंद्र की लाश। उस डॉक्टर से तुम डर गए कि कहीं वो गवाही न दे दे। उसका खून कर दिया और खून को खुदकुशी का नाम दे दिया। अदालत का धर्म कांटा झूठी गवाहियों के बोझ से कब और किस तरफ झुक जाए, ये तुम नहीं जानती इंस्पेक्टर साहिबा। एक तरफ मेरी गवाहियां होंगी और तराजू के दूसरे पलड़े में लाश होगी। लाश तुम्हारी क्या मदद करेगी? मुर्दे तो बोला भी नहीं करते। तुम्हें मुर्दा बनाने के लिए मेरे कैद में बंद जिंदा सन्यासी राजा की गवाही काफी है। वो गवाही नहीं देगा क्योंकि वो इस खतरनाक सांप के फन के साए में पल रहा है। आइंदा तुम्हारा साया उस पर ना पड़े, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल की चारदीवारी में कैद कर दूंगी। कांस्टेबल! ठहरो, हम सिर्फ खून ही नहीं करते बल्कि शैतान की अक्ल भी रखते हैं। मैं जानता था कि तुम अपना नेक इरादा लेकर यहाँ होगी, इसलिए मैंने पहले से एक तोड़ बनाकर अपने पास रख लिया है। एंटीसिपेटरी बेल
गिरफ्तारी से पहले जमानत का ऑर्डर। तुम अगर समझते हो कि इसके सहारे तुम बच जाओगे तो ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम जैसे जुर्म के चोरों को किस तरह बिल से बाहर निकाला जाता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बिल में नहीं, अपनी दौलत के किले में राजा की तरह सुरक्षित बैठा हूँ, जिसे ना तुम तोड़ सकती हो और ना अंदर घुसने की ताकत रखती हो। मैं तो मानता हूँ कि मैंने तुम्हारे पति को जहर देकर जान से मार डाला। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? मैं तो ये भी इकरार करता हूँ कि मैंने सन्यासी राजा को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई थी। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? और ये भी स्वीकार करता हूँ कि कहीं तुमसे डरकर वो डॉक्टर पोस्टमार्टम की सही रिपोर्ट ना दे दे, इसलिए मैंने पहले उस डॉक्टर को मुर्दा खाने पहुंचा दिया। क्या तुम इन हाथों में हथकड़ी लगा सकती हो? इसलिए ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। अपनी मांग के सिंदूर के साथ साथ अपनी जिंदगी भी खोने से पहले यहां से चली जाओ, वरना तुम्हारे पति की तरह तुम्हारी बेटी भी तुमसे अलग कर दी जाएगी। उसके ससुराल नहीं बल्कि किसी गुमनामी और बदनामी वाली जगह पर। आउट, गेट आउट। तो दुखियों की दुख से रक्षा करता है, इसीलिए दुनिया तुझे भगवान कहती है। और इधर तेरी दुनिया के मजलूमों को हम जुल्म से बचाते हैं तो दुनिया हमें पुलिस कहती है। तुम्हारा वजूद है ये झूठ है, हम होते हुए भी नहीं है ये सच है। गुनहगार को जानते हुए भी तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारे सर पर ये मुकुट क्यों? होने को जानते हुए हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हमारे सर पर ये खाकी टोपी क्यों? दीदी, जो आया है भगवान नहीं तुम्हारा भाई है। शायद कानून तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होगा, लेकिन मैं तुम्हारा सगा भाई तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। मुजरिम को जेल की सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए तुम्हें सबूत की जरूरत है, लेकिन उसकी हड्डियां तोड़ने के लिए मुझे सिर्फ उसकी पहचान काफी है। अगर तुम मेरे जीजा जी की आत्मा को शांति पहुंचाना चाहती हो और जिस कानून पर तुम्हें भरोसा है उसके जरिए शैतान कैलाशनाथ को जेल भिजवाना चाहती हो तो उसका एक ही तरीका है, मुझसे हाथ मिलाओ। हम दोनों एक ही मां की कोख से जन्म लेने वाले भाई बहन हैं। अगर मिलकर इंसाफ के लिए सच्चाई की जंग लड़ेंगे तो जीत जरूर हमारी होगी। सच्चाई की होगी, इंसाफ की होगी। हाथ मिलाओ दीदी।